औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नॉलेज फैक्ट्री में हाजिर खिदमत हूँ प्रोफेसर जमील अली। उम्मीद खुदाबंदी है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज तलबा व तलबात, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला से बेश बहा दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि उर्दू नॉलेज फैक्ट्री में जमात नाहम दाहम 11वीं 12वीं जमात की तलबा व तलबात के लिए इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक सवालात पढ़ाए जाते हैं। इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक उर्दू के मुतालिक आपको आगाही फराहम की जाती है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करें। हमारे गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया नसरी असबाग के खुलासे के चंद नुकात थे, कवायद थे जो इम्तिहानी नुक्ता नजर के ऐन मुताबिक था। आज आपको नसरी इक्तिबासात की तशरीह का तरीका, इक्तिसाबात की कवायद और अहम नुकात लिखने के, बिलखसूस जमात 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए कि इक्तिबासात लिखते कैसे हैं, होती क्या है। और जमात नाहम और दाहम के, क्योंकि जमात नाहम और दाहम में यही तलबा नसर पारों की तशरीह करके आते हैं। वो बेसिकली नसर पारों की जो तशरीह और इक्तिबासात हैं, इनमें बड़ा फर्क है। 9वीं 10वीं में तलबा बेसिकली सलीस कर रहे होते हैं उर्दू की। सलीस का मतलब होता है कि उर्दू को, उसी पैराग्राफ को आसान अपने लफ्जों में बयान करते हैं। और वो ये सोचते हैं 11वीं 12वीं जमात में आकर कि इक्तिबासात की तशरीह भी वही अंदाज रखती है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से तलबा यही बहुत गलतियां करते हैं और उर्दू में फिर नंबर लेने के लिए महरूम रह जाते हैं। आइए नसरी इक्तिबासात की तशरीह करने के कुछ चंद कवायद हैं। ग्रामर के एतबार से भी हैं, तशरीह के लिहाज से भी हैं और इक्तिसाबात के हवाले से भी हैं। तारुफ करवाता चलूं, तारुफ है खुलासे की तरह नसरी इक्तिबास नहीं लिखी जाती, कि तशरीह भी एक फन है। जैसे खुलासे में मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में, आप देखिएगा, आपको उर्दू नॉलेज फैक्ट्री पर नसरी असबाग के खुलासे के तमाम कवायद मिलेंगे। जैसे कि खुलासा लिखने के चंद कवायद हैं, इसी तरह इनके भी। और ये जैसे खुलासा लिखने का फन है कि वहां मुतरादिफात नहीं इस्तेमाल किए जाते, बात को तवील नहीं की जाती, 1/3 हिस्से में खुलासा खत्म किया जाता है। लेकिन उस फन की तरह तशरीह करना भी एक फन है। अब आपने इतने बड़े सबक को 1/3 हिस्से में फन के साथ परो दिया, एक लड़ी में 1/3 हिस्से में। ये जो है तशरीह बिल्कुल खुलासे के उलट है। इसमें भी आपका फन है कि आप एक जुमले को किस तरह 3 जुमलों में तब्दील करते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि खुलासे में बात को 1/3 मुख्तसर कर दिया जाता है, जबकि तशरीह में 3 गुना फैला दिया जाता है बात को। अब मैंने जैसे आपको कहा कि खुलासे का फन है कि आपने एक पैराग्राफ को 2 से 3 4 जुमलों में आपने समो दिया, मुख्तसर कर दिया। इसी तरह उन 3-4 तशरीह में 3-4 जुमलों को आपने एक मुकम्मल पैराग्राफ में तब्दील करना है। ये आपका फन है। फनी मुहासिन आप देखेंगे किस तरह उसे आप बहुत ज्यादा तवील करते हैं। यूं देखा जाए तो खुलासा और तशरीह, खुलासा और तशरीह मुखालिफ कैफियतों के नाम है। कैफियत हालत को कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुलासा मुख्तसर करना होता है और तशरीह
ये तशरीह का लफ्जी मतलब भी यही है, मुफस्सिल, जामिया, खोल कर बयान करना, जिस्म को खोल कर बताना। अब जिस्म से मुराद वो आपके पास जो कंटेंट होता है वो कंटेंट है कि किस तरह आपने उस मतन को खोल कर बयान करना है। फिर इसके कुछ अहम नुक्ता है, उन नुक्ता पर बात करते हैं कि तशरीह इक्तिबास की तशरीह के लिए वो कौन सा नुक्ता है जिस पर बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है, जिसे चेक करने वाला सबसे ज्यादा तरजीह देता है इन चंद पॉइंट्स को। वो नुक्ता क्या है? इक्तिबास में मौजूद वाहिद मुतकल्लम को गायब और जमा हाजिर को जमा गायब बना दिया जाता है। इससे पहले असनाफ के मुतालिक ये एक वो पॉइंट है मेरे अजीज तलबा तलबात, इस पॉइंट के बारे में बहुत कम पता होता है, इवन नहीं मालूम होता। असनाफ उर्दू के मुतालिक उर्दू के असनाफ कितने हैं, फिर उनके असनाफ के कितने पहलू हैं, ये इनके मुतालिक जानना चाहिए। मैंने कुछ नाम लिखे हैं, वो आपकी नजरों के सामने है, के बारे में बुनियादी इल्म का हासिल कर लेना चाहिए। मतलब ये कि दास्तान है, नावल है, अफसाना और मजाहिया मजामीन है, मजमून में वाहिद मुतकल्लिम। अब वाहिद से मुराद वो एक किरदार जो मरकजी किरदार रखता होगा, अब उसके मुतालिक बयान करना है। वो कहते हैं वाहिद हाजिर, कहानी का कोई किरदार मरकजी किरदार होता है। किसी एक बंदे पर कहानी लिखी जा रही है, दास्तान है, नावल है, उसमें एक ऐसा किरदार होगा, ऐसा किरदार जो मरकजी किरदार अदा कर रहा होगा। जैसा कि हम किसी भी ड्रामा सीरियल में या मूवी में देखते हैं कि एक शख्स हीरो और वो सबसे ज्यादा मरकजी किरदार अदा करता है, इसी तरह इसमें भी वाहिद मुतकल्लिम जो होगा, कहानी में जो किरदार उसी का होगा, वो किरदार मरकजी किरदार है, उसी शख्स का किरदार है। जबकि खत, सवाने उमरी, आबिती, खाका, सफरनामा, रोजनामचा, रपोत, तासीस और मजमून और तहकीकी और तनकीदी मजमून में वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर खुद मुसन्निफ होता है। अब यहां पर जो है इन तमाम में ये बेटा किसी पर लिखी जाती हैं, लिखने वाला कोई और होता है। और बिल्कुल मैंने चंद असनाफ लिखे आपको सिर्फ बावर करवाने के लिए, क्यों, और आपके मजामीन में उर्दू की किताब में यही असनाफ ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसीलिए मैंने वही उन्हीं लफ्जों को, उन्हीं किरदार को, उन्हीं असनाफ को लिखा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब यहां पर जो है ये किसी और पर बयान की जाती है, लिखने वाला कोई और होता है, जबकि इनमें खत में आप बजाते खुद हैं, सवाने उमरी भी अपने आप पर लिखी जाती है, आप बीती भी कहलाती है, खाका, सफरनामा, रोजनामचा, इन सारों में जो वाहिद हाजिर खुद मुसन्निफ होता है। अब ये मुसन्निफ पर जो बात हो रही होती, फिर यहां जो तलबा बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, जबकि उन गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। मैं उन गलतियों को से पर्दा हटाते हुए आपको समझाना चाहूंगा कि इनमें जो भी तालिब इल्म लिख रहा होता है, लिखते हुए वो ये गलती करता है कि मुसन्निफ खुद बन जाता है वो, जबकि ये बिल्कुल गलत अमल है। ऐसा तो आप करेंगे आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये तो अहम नुक्ता ही नहीं है। और पेपर चेक करने वाला सबसे पहली गलती यही देखता है कि मुसन्निफ का किरदार जो है, मरकजी किरदार पर इन्होंने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे इसमें ज़मीर कहते हैं, और वो जिनमें वाहिद मुतकल्लिम बजाते खुद मुसन्निफ हो, उस पर कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए। यहां पर मैं आपको बताऊं कि मजीद ये कि मैंने वो लफ्ज लिखे हैं, मैं को इस या उस कह दें तो बेहतर है कि मैं को आप उस,
अब यहां पर तो बजाते खुद मुसन्निफ थे, लेकिन बेटा आप लिखते हुए मैं नहीं लिखोगे, आपने उस लिखना है, उससे मुराद मुसन्निफ होता है। फिर इसके बाद या उन्हों की जमीरों में बदल देना चाहिए। अब इससे आपको एक बात तो वाज़ेह हो गई कि कोई भी आबिती सवाने उमरी खत है, उस पर मजमून में जो वाहिद मुतकल्लिम बजाते खुद मुसन्निफ है, आप वहां पर खुद मुसन्निफ नहीं बनेंगे, मैं नहीं लिखेंगे, उसकी जगह आपको मैं को काटकर उस या उन्हों का लफ्ज बतौर इसमें जमीर लिखना पड़ेगा, देना चाहिए। ना ये कि मैं की गुफ्तगू, अब मैं से मुराद वो मुसन्निफ, लिखने वाला मुसन्निफ था, उसने मैं लिखा। जैसे कि इस्तांबुल सबक है, सफरनामा है, ये जमात दाहम में है, जो सफरनामे है उस हवा, जमात 12वीं में हवाई का सबक है, आप बीती है, मुसन्निफा लिखती हैं उसमें, तो उन्होंने बहुत सी जगहों पर मैं का जिक्र किया, तो आप मैं नहीं लिखोगे, आपने उस या उन्हों लिखना है। उसके बाद ये ना ये कि मैं की गुफ्तगू में मैं की जमीर ही होती रहे और तशरीह के फन का मजाक उड़ता रहे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, बेटा तशरीह भी एक बहुत बड़ा फन है, एक वसीओ अरीज फन है, और ये बहुत कम तौलिब इल्म जो है इस फन से वाकिफ होते हैं। वरना तो बेटा आपको की बुक ले लेना, बाजारों में बहुत मिलती हैं, पब्लिशर्स ने तरह तरह की किताबें छाप कर दी हुई हैं, लेकिन हम रटे की तरफ जाते हैं। उससे बेहतर है आप ये फन सीखें, ताकि जिससे आपको तशरीह करने में आसानी हो, जिससे आप लफ्जों को अपने अंदाज में समझ सकें, परोस सकें, और बेहतरीन अंदाज में अपनी इत्तिबास की तशरीह कर सकें। ना कि रटा लगाएं, इतना जोरदार रटा कि आपको हर वक्त रटे का ही ख्याल सूझता रहे कि बस रटा ही लगाना है। इसके बाद अगला पहलू जो है वो हमारा फने हाँ जी बेटा, अब हमने इक्तिबास की कवायद और अहम नुक्ता पढ़ने के बाद अब आपको वो इम्तिहानी नुकात के बारे में बताता चलूं जिसमें तमाम तोलबा के लिए, जमात 11वीं और 12वीं के, ये तमाम नुकात इंतहाई जरूरी हैं, जिसमें आप अपने नंबर को समेटने में अहम किरदार अदा करेंगे। ये 7-8 नुकात फन तशरीह की तफहीम के लिए अहम नुकात हैं। इंटरमीडिएट में अमूमन ये सवाल 15 नंबर का होता है। 1 नंबर सबक का अनवान, 1 नंबर मुसन्निफ का नाम, 3 नंबर सियाको सबाक, जबकि 10 नंबर तशरीह के होते हैं। सबक के अनवान और मुसन्निफ के नाम के साथ हवाला मतन की इस्तलाह भी इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप जमात पंजुम, शशुम, हफ्तुम, अश्तुम में हवाला मतन के लिए एक पैराग्राफ बनाते हैं। जमात नाहम दाम और 11वीं 12वीं जमात में ये तरीका बिल्कुल मुनफरद है। इसमें ये हवाला मतन है आपका, जिसमें मुसन्निफ का नाम है, सबक का अनवान है। अब ये हवाला मतन कहलाएगा। अक्सर तलबा को ये परेशानी, आजमाइश का सामना होता है कि मुसन्निफ का नाम और सबक का अनवान, इसके अलावा हवाला मतन कुछ और होगा, और कोई हवाला मतन नहीं होता। यही हवाला मतन है कि आपके पास पैराग्राफ है, उसका हवाला ये है कि इसके लिखने वाला कौन है और ये किस सबक से लिया गया है। ये दोनों पॉइंट जो हैं आपके, ये हवाला मतन के हैं। इसके अलावा और कोई हवाला मतन का अहम नुक्ता नजर नहीं होता। नंबर 2 पर ज़िम्नी सुर्खी की तरह लफ्ज सियाको सबाक लिखकर सियाको सबाक लिखना चाहिए, हेडिंग देनी चाहिए। आपको एक ज़िम्नी सुर्खी बनानी चाहिए। इंग्लिश में हेडिंग कहते हैं, सियाको सबाक
वो लिखें। अच्छा, सियाको सबाक को मैं आपको थोड़ा वजाहत करता चलूं कि सियाको सबाक से मुराद क्या है, सियाको सबाक है क्या, क्यों सियाको सबाक को इतना ज्यादा अहमियत दी जाती है, या सियाको सबाक में होता क्या है। पहले नंबर पर सियाको सबाक से मुराद पहले आने वाले वाकयात से तशरीह तलब, इक्तिबास के रब्ते और तसलसल की वजाहत है। सियाको सबाक का दुरुस्त तरीका यह है कि सबक में तशरीह तलब, इक्तिबास से ऊपर वाले वाकया को 6-7 सत्रों में जिक्र करना। अब देखिए यहां पर मुकम्मल बात हो चुकी है, बात हर तरीके से यहां पर अच्छे तरीके से इस नुक्ता में आपको समझा दी गई है, लिख कर बता दी गई है कि बेटा इक्तिबास का मतलब ही ये है कि जो आपके पास पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ से पहले के तमाम वाकयात को लिखते हुए मौजूदा इक्तिबास के साथ, पैराग्राफ के साथ उसका रब्त कायम कर देना, उसे जोड़ लेना। रब्त का मतलब ताल्लुक है, जोड़ लेना है कि उसे जोड़ लेना है। जैसे आप जोड़ लेंगे, रब्त कायम करेंगे, ये मुकम्मल आपका पूरा पैराग्राफ सियाको सबाक का 6 से 7 सत्रों पर हो। अच्छा, ये कोई हतम ही नहीं है 6 से 7, बिलाबूम 10 पर भी चला जाता है, 9 पर भी हो सकता है, 9 सत्रें भी होती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, लेकिन 12 से ज्यादा तफसीलन ना हो, बस वो 12 पर ही मुश्तमिल हो तो सबसे बेहतरीन होता है। उसके बाद 6-7 लिखिए, अगर कोई छोटा पैराग्राफ है, इक्तिबास है, तो 6-7 सत्रों में मुकम्मल कर दें उसे, वरना तफसीलन ले चलें। पॉइंट नंबर 3 है सियाको सबाक लिखने के बाद तशरीह का ज़िमनी अनुमान दें। देखें, वो अनुमान से मुराद सुर्खी है, हेडिंग है, कि आपको वो सुर्खी, वो हेडिंग देनी चाहिए जिसके मुतलका इक्तिबास की तशरीह की जाए। हाँ जी, अब देखिए इक्तिबास, एक तो आपने सियाको सबाक लिखा वो, और फिर मुतलका इक्तिबास। यहां पर आपने मुकम्मल सबक का खुलासा नहीं बयान करना तशरीह में, और ना ही सियाको सबाक में। अक्सर तलबा कोशिश करते हैं कि वो सियाको सबाक में मुकम्मल सबक का खुलासा लिख दे। ये बिल्कुल गलत फेल है, जिससे आपके नंबर कटते हैं और आपको बहुत ज्यादा आजमाइश का नंबरों के हवाले से सामना रहता है। ये पॉइंट नंबर 3 था। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। तशरीह लिखने का बेहतरीन तरीका यह है कि इक्तिबास को 3-4 बार गौर से पढ़ लिया जाए। ये पढ़ना एक बेहतरीन फेल है। जब आप पढ़ते हैं, कोई भी इक्तिबास लिखते हैं या तशरीह लिखते हैं, वो आप पढ़ते हैं, उससे आपकी गलतियां, जो नुक्ता या कोई खामी रह जाती है, आप उसे दुरुस्त करते हैं, और उसे दुरुस्त करने के से आपकी इबारत और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। पॉइंट नंबर 5 तलबा के लिए आसान तरीका, ये वो तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे आप आसानी से तशरीह कर सकते हैं, और ये हर तालिब इल्म को ये तरीका अपनाना चाहिए। इससे आपकी तशरीह बेहतरीन तरीके से, आप मुकम्मल इक्तिबास की तशरीह नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है आपके लिए करना। आप हर जुमले की तशरीह करना शुरू कर दें। हर जुमले की, तलबा के लिए आसान तरीका है, हर जुमले को 3 से 6 जुमलों में फैलाते जाएं। हर जुमले को कोशिश करें बेटा कि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 जुमलों में तब्दील। हर जुमले को देखें, जब आपका बेटा इक्तिबास का आखिरी जुमला होगा, आपकी एक खूबसूरत बेहतरीन तशरीह तैयार हो जाएगी, और जो इन तमाम नुक्ता नजर के मुताबिक होगी, और इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक। और मुम्तहन पेपर चेक करने वाला जब पेपर चेक करेगा, आपकी तशरीह से बेहद मुतासिर होगा, क्योंकि आपने हर जुमले को खूबसूरत अंदाज में वजाहत के साथ बयान किया होगा। फिर पॉइंट नंबर 6 है
कि इक्तिबासात की तशरीह करते हुए मुश्किल अल्फाज के मायने हरगिज ना लिखें। हाँ, ये एक वो फेल है जो बहुत से तलबा करते हैं। सोचते हैं कि सवाल को 2 से 2 सफात पर लेकर जाना है, तो कोशिश करते हैं उसमें एक कॉलम बना देते हैं हले लुगत का या मुश्किल अल्फाज के मायने का, जो बिल्कुल गलत फेल है। यहां मैं आपको एक और बात समझाता चलूं। देखिए, यहां आप इक्तिबास की तशरीह कर रहे हैं, सियाक व सबाक लिख रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं, जबकि जमात नाम दाम में आप बेटा सलीस करते हैं। आपके ज़हन में वो सलीस वाला सवाल वहां लिखा होता है। वहां तो सवाल ही आपसे ये पूछा जाता है कि नसर पारों की तशरीह करें, मुसन्निफ का नाम लिखें, सबक का नाम अनवान लिखें और खत कशीदा अल्फाज के मायने लिखें। ये 4 सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए वहां पर आपको मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने पड़ते हैं। जबकि इसमें ये एक इजाफी फेल है, ये एक इजाफी फेल है। अब इस इजाफी फेल का करना ना तो इसके कोई नंबर हैं और ना आपको दिए जाते हैं। अगर कहीं गलती हो जाए तो वो गलती कंसीडर कर ली जाती है, गलती काउंट हो जाती, जिससे आपके नंबर कटते हैं, आपका रिजल्ट मुतासिर होता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जो इजाफी फेल है उससे गुरेज करें, वो ना करें पेपर में। बहुत से तलबा, इसी सवाल से अगर मैं आपको बताता चलो, बहुत से तलबा इजाफी सवालात कराते हैं, भाई वो चेक नहीं किए जाते बेटा, वो कभी भी चेक नहीं किए जाते। इजाफी सवाल चेक करने के बाद लिख दिया जाता है इजाफी। आपके जो पहले तरतीब वार 5 या 4 या 3 लिखे होते हैं वही चेक किए जाते हैं, उन्हीं के नंबर काउंट किए जाते हैं। तो इसीलिए इजाफी फेल से, उर्दू का पेपर एक जुबान है, इसका पेपर बहुत मुफस्सिल और जामिया होता है। इसके लिए 3 वक्त टाइम, अगर आप तमाम सवालात को इम्तिहानी नुक्ता नजर और उनके कवायद और अहम नुकात के मुताबिक करते चलें तो फिर तो बहुत जल्दी हो जाता है और 3 घंटे बहुत टाइम होता है। अगर आप नहीं करते तो फिर ये टाइम कम होता है। पॉइंट नंबर 7 है, खुलासे की तरह तशरीह में भी मकालमा खत्म हो जाता है। हाँ, ये इंतहाई जरूरी पॉइंट है। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि खुलासा सवालिया अंदाज नहीं रखता। इसी तरह अगर कोई भी असबाक आपका सवालिया अंदाज का है, मकालमे की सूरत का है, तो वो दोनों खत्म हो जाएंगे। मकालमा भी खत्म हो जाएगा और सवालिया अंदाज भी। तशरीह हो या इक्तिबास की तशरीह हो, दोनों में मकालमे अंदाज को रद्द कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 8 है, तशरीह में सवालिया अंदाज इख्तियार करने से गुरेज करना चाहिए, सवाल नहीं करने चाहिए। इक्तिबास सवालिया अंदाज में हो तो भी तशरीह ये अंदाज खत्म हो जाएगा कि अगर सबक सवालिया अंदाज का है तो आप कोशिश करें कि उस अंदाज को रद्द करते हुए एक खूबसूरत मतन का, उसका बयानिया अंदाज दें, सवालिया अंदाज ना दें। तशरीह का तरीका बयानिया अंदाज का होना चाहिए, ना कि सवालिया अंदाज का हो, जिससे हाँ जी बेटा, आप में तशरीह का तरीका बयानिया अंदाज का होना चाहिए। इसके बाद ये तमाम अहम नुकात हैं आपके इक्तिबास के लिए, जिससे आपको इक्तिबास की तशरीह और सियाक व सबाक लिखने के लिए इन नुकात पर अमल करना इंतहाई जरूरी है, जिससे आप इन तमाम नुकात, कवायद और अहम नुक्ता पर अमल करने के बाद बेटा आपके इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक आप में लिखने की तरतीब खूबसूरत होनी चाहिए, जुमलों का रब्त होना चाहिए, मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल रखा जाए। इसमें एक और बात, तशरीह में स्पेशली खास तौर पर कि अहले इल्म के मुताबिक इक्तिबास की तशरीह में अशार का लिखना दुरुस्त अमल नहीं है, लेकिन ये कोई मंतकी बात भी नहीं है, हतमी बात भी नहीं है कि तशरीह ना लिखी जाए। और ये भी हकीकत है कि अशार जो हैं वो हमारे जज्बात और तासुरात का वो जरिया है जो बराह रास्त असर अंदाज होते हैं। अशार बराह रास्त असर अंदाज होते हैं हमारे जज्बात और तासुरात को बयान करने के लिए। अब इससे बात में शिद्दत पैदा करने के लिए, बात में जोर देने के लिए, बात में खूबसूरती लाने के लिए
अशार का इस्तेमाल करना चाहिए। और तशरीह में या इक्तिबास के सियाक व सबाक में अशार का इस्तेमाल करना गैर मामूली फेल है, इजाफी फेल भी कह सकते हैं आप इसे, लेकिन तशरीह में अशार का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अहले इल्म लोग कहते हैं कि अशार का इस्तेमाल ना हो, लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं, आप करें, इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिए भी फिर कुछ अहम पॉइंट हैं, कुछ अहम नुकात हैं, नुक्ते हैं जिन पर आपको इंतहाई गौर व फिक्र करना चाहिए कि बेटा अगर आप एक तशरीह का पैराग्राफ शुरू कर चुके हैं और आपने उस पैराग्राफ के मुताबिक अशार मिसरा लिखेंगे तो दुरुस्त होगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो यकीनन बात है वो गलत तस्वर किया जाएगा, और अगर वो गलत तस्वर होगा तो आपकी तशरीह पर बिल्कुल गैर मामूलाना असरअंदाज होने की वजह से उस शेर की कोई वुक़्त, कोई अहमियत नहीं होगी, जिससे आपकी तशरीह गलत हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि मौका, महल और पैराग्राफ के मुताबिक अशार का लिखा जाना बेहद जरूरी है, लिखा जाए। फिर इसके बाद गुज़िश्ता लेक्चर में भी मैंने आपसे ये बात डिस्कस की, आपको बताई कि बेटा कोई भी इबारत आप जब लिखते हैं, वो चाहे रोजमर्रा जिंदगी की हो या आप इम्तिहानी नुक्ता नजर में, इम्तिहानी मरकज में बैठकर कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद ये अहले इल्म लोगों का शिवा है कि वो उस इबारत को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बेहतरीन, कहीं इंसान है, इंसान से गलती हो जाती हैं, देखिए इंसान तो गलती करता है, खताओं का पुतला है, लिखते हुए गलती हो जाती है आपसे, आप इबारत को पढ़ते हैं, कोई नुक्ता रह जाता है, कोई जुमले का रब दुरुस्त नहीं होता, आप उसे बेहतरीन अंदाज में दोबारा कर सकते हैं और करना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर से बहुत ज्यादा फायदा और मुस्तफीज होने का मौका मैसर आया होगा, और इंशाअल्लाह अजीज आप मेरा चैनल उर्दू नॉलेज फैक्ट्री देखते रहिए। उर्दू के तमाम नुक्ता नजर के मुताबिक आपको उर्दू के मुतालिक सब बातें पढ़ाई जाएंगी और इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक मुझे आपके कमेंट्स की बेहद जरूरत रहेगी। गए बगए आप मुझे आगाह करते रहिएगा, जो भी जिस टॉपिक पर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, आप किसी कॉलेज में हैं, किसी स्कूल में हैं, किसी यूनिवर्सिटी में हैं, जो टॉपिक आपको समझ ना आए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह अगला लेक्चर आपके बताए हुए टॉपिक पर होगा, जिससे और भी बहुत से तलबा को फायदा होगा। वस्सलाम।